वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एवेलिन। एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि जेम्स जोयस द्वारा लिखी गई थी एंड ये हमारे क्लास 12 इंग्लिश में एक चैप्टर है। तो जो एवेलिन है वो कहानी है एक 19 साल की लड़की एवेलिन हिल के बारे में, जिसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा दिक्कतों और परेशानियों से भरी होती है। जो एवेलिन होती है अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान होती है और इस ज़िंदगी से वो भाग जाना चाहती है, क्योंकि उसके पिता उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार और जुल्म करते हैं और उसके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज उस पर थोप दी जाती हैं, जिम्मेदारियाँ उस पर थोप दी जाती हैं जो उसकी माँ के मौत के बाद उसको दी जाती हैं। सो इन सब जिम्मेदारियों से, इस सब टॉर्चर और अत्याचारों से वो भाग जाना चाहती है। सो हम स्टोरी में देखेंगे कि क्या वो भाग पाती है, क्या वो इतनी हिम्मत जुटा पाती है, वो हम स्टोरी में देखेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले हम इसकी सेटिंग देखते हैं। जो हमारी स्टोरी है एवेलिन, ये सेट है एक टाउन है डबलिन जो कि आयरलैंड में है, और ये इसकी जो टाइमिंग है, जो सेटिंग की, वो है लेट 80s। तो कहानी शुरू करने से पहले हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं जिससे आपको एग्जाम्स में हेल्प होगी। तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है एवेलिन, जो इस कहानी के प्रोटोगोनिस्ट है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आयरिश वुमेन है जो 19 साल की है और वो अपने पिता के साथ अपने चाइल्डहुड घर में रहती है जो कि डबलिन में है। वो एक बहुत दिक्कत और बहुत भारी जिंदगी जीती है, जिसमें वो इतनी हार्ड लाइफ जीती है क्योंकि उसे अपने पिता को, अपने अब्यूसिव पिता को बर्दाश्त करना पड़ता है। और उनकी कभी कभी तो उसे अपने पिता की पिटाई से भी इतना डर लगता है, जबकि वो 19 साल की हो गई होती है। वो स्टोर्स में काम करती है, यानी वो घर में भी काम करती है और एक दुकान पे भी वो काम करती है। वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस होती है और हमेशा ईश्वर से प्रे करती है उसकी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। और फिर जो है वो हमेशा उसे डर लगा रहता है कि कहीं वो उसकी जो एंडिंग है उसकी माँ की तरह ना हो, क्योंकि जो उसकी माँ है एवेलिन, वो भी इतना सारा काम कर करके अब मर चुकी होती है। तो कहानी में हम और भी कैरेक्टर्स हैं। जो सेकंड कैरेक्टर है वो है एवेलिन के पिता, एवेलिन के फादर। जो एवेलिन के फादर होते हैं वो बहुत ज़्यादा अब्यूसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और गाली गलौज करते हैं, और वो कभी कभी एवेलिन को ऐसी बातें कह देते हैं जिससे एवेलिन को बर्दाश्त नहीं होती, और वो कभी कभी एवेलिन को मारते भी हैं। जो थर्ड कैरेक्टर है वो है मदर, एवेलिन की माँ। एवेलिन की माँ ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए। एवेलिन की माँ ने, एवेलिन ये सोचती है कि एवेलिन की माँ ने बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए अपने हस्बैंड के लिए और अपने फैमिली के लिए और अपने बच्चों के लिए, लेकिन उसकी एवेलिन की माँ ने, तो एवेलिन की माँ को उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली अपने हस्बैंड से। उसकी मौत हुई थी, एवेलिन की माँ मर चुकी है एक ऐसी अजीब सी बीमारी से, ऐसी गंभीर बीमारी से जिस बीमारी का नाम हमें स्टोरी में नहीं बताया गया। और आखिर में वो उसे पागलपन भी हो गया था, यानी वो मैड हो गई थी, वो पागल हो गई थी अपनी जिम्मेदारियां निभाते निभाते, और आखिर में उसकी मौत हो गई थी। तो एवेलिन को लगता है कि कहीं उसकी भी हालत उसकी माँ की तरह तो ना हो जाए। जो फोर्थ कैरेक्टर है वो है अर्नेस्ट, जो एवेलिन का बड़ा भाई है और उसकी भी अब मौत हो चुकी है। फिफ्थ कैरेक्टर है हैरी, जो एवेलिन का बड़ा भाई है और वो एवेलिन से कुछ ही साल बड़ा है, और वो एक चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में काम करता है। और एवेलिन का भाई जो है, घर जो है एवेलिन के बहुत कभी कभी आता है, वो ज़्यादातर टाउन में इधर उधर रहता है क्योंकि उसका चर्च डेकोरेटिंग का बिजनेस होता है, और वो तभी घर आता है जब उसे हैरी को अपने पिता को पैसे देने होते हैं। सिक्स कैरेक्टर है एवेलिन के दो छोटे बहन भाई, और उनको स्कूल भेजना, उनको खाना खिलाना, उनकी सारी जिम्मेदारी एवेलिन की होती है। जो सेवन कैरेक्टर है वो है फ्रैंक, जो कि एक सेलर होता है और वो ओरिजिनली डबलिन से होता है, यानी वो नाविक होता है और वो डबलिन से ही होता है, लेकिन वो अभी फिलहाल सेलर का काम कर रहा होता है ब्यूस एरीज में, जो कि अर्जेंटीना में एक सिटी है। सो वो वहाँ पे सेटल होता है और वहाँ पे उसका घर भी होता है। और फाइनेंशियली जो फ्रैंक होता है वो एवेलिन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है, रिच होता है, और वो एवेलिन से मिलता है, यानी एवेलिन इसको डेट करती है स्टोरी में। तो वो एवेलिन जो है इसको एक तरह से पसंद करने लगती है और ये काफ़ी एक दूसरे से मिलने लगते हैं। जो फ्रैंक है वो सेलर होता है और वो टेम्पररी अभी डबलिन में रहने आया होता है। तो हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जिसमें शाम का वक्त होता है। एवेलिन अपने डबलिन के घर में बैठी होती है और वो खिड़की के पास होती है और वो अपना सर खिड़की से लगाए, खिड़की की ओर झुकाए, ऐसे खिड़की से बाहर गली की तरफ देख रही होती है, और मानो अपने बचपन की, अपने खूबसूरत लम्हों की जो उसने बचपन में बिताए थे उसको याद कर रही होती है, क्योंकि उसकी जिंदगी में काफ़ी दुख ही दुख है, और वो कुछ चंद जो
खुशी के पल थे जो उसने बचपन में बिताए थे, वो उन सबको याद कर रही होती है। वो याद करती है कि बहुत साल पहले सामने, जहाँ पे अब बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन चुकी है, वहाँ पे कभी खेत हुआ करते थे और शाम को वो गली के सभी बच्चों के साथ खेला करती थी। तब एक इंसान जो बेलफास्ट से आया, उसने वो सारे खेत खरीद लिए और उन सारे खेतों में बड़े बड़े घर बना लिए। सालों पहले बचपन में जो बच्चे थे गली के, वो सब जमा हो जाते थे शाम को खेतों में। जो डेविन्स थे, डिवाइन्स थे, वॉटर्स थे, डांस और छोटा सा कियो जो क्रिपल था, यानी जो अपंग था, जो विकलांग था, वो भी इनके साथ खेला करता था। और एवलीन अपने भाई बहनों के साथ खेला करती थी। वो कहती है अर्नेस्ट, अर्नेस्ट तो काफी तब बड़ा था, वो हमारे साथ नहीं खेलता था। और वो कहती है जब उसके पिता उसे ढूंढने के लिए आते थे और हाथ में सारे खेतों में वो ढूंढते फिरते थे और हाथ में छड़ी लेके, एक डंडी लेके आते थे जिसमें पूरे वो जो होती है, जो कांटे लगे रहते थे, वो हाथ में लेके आते थे और इन लोगों को खोजते रहते थे। तभी ये लोग जो लिटिल कियो को वहां पे पास में खड़ा कर देते थे, जो कि इसके पिता को देख लेता था आते हुए और फिर वो बता देता था इन सबको और सब भाग जाते थे कि तुम्हारे पिता आ रहे हैं। वो कितना अच्छा समय था और तब सब खुश थे। लेकिन उसके पिता तब उतने बुरे नहीं थे। तब उसके पिता काफी हंसमुख और अच्छे थे और तब उसकी माँ भी जिंदा थी। ये बहुत साल पहले की बात है। अब तो उसके भाई बहन और वो सब बड़े हो गए हैं। उसकी माँ मर चुकी है और जो एक बच्चा था वो भी मर चुका है। और वॉटर्स की फैमिली अब इंग्लैंड चली गई है। सब कुछ बदल गया है और वो भी अब चली जाएगी, बाकियों की तरह अपना घर छोड़ देगी। घर उसने पीछे घूम के देखा और उस रूम को वो अच्छे से देखने लग गई और सारी उन चीज़ों को देखने लग गई जिन्हें वो मानो जानती थी, जिन्हें वो सालों से उनके डस्ट साफ कर रही थी, उनकी सफाई सुथराई और उनका ख्याल रख रही थी। और अब उसने फैसला ले लिया था यहाँ से जाने का, अपना घर छोड़ने का। उसने मन में सोचा कि क्या ये सही फैसला है, और वो सब चीज़ें मन में सोचने लगती है। वो ये सोचती है कि उसके घर में सब कुछ मिलता है, शेल्टर यानी सर छुपाने की जगह, खाने की सारी चीज़ें, और उसके साथ वही लोग रहते हैं आसपास भी, और उसके परिवार वाले जिसे वो हमेशा बचपन से जानती है। और ऑफ कोर्स उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करती है वो घर में और अपने बिजनेस में, यानी अपने स्टोर पे वो काम करती है। क्या कहेंगे लोग स्टोर पे जब उन्हें पता चलेगा कि वो एक लड़की के साथ भाग गई? वो लोग तो ये कहेंगे वो तो बेवकूफ़ थी, और फिर एडवर्टाइजमेंट छपेगा और मेरी जगह किसी और को काम पर रख लिया जाएगा। लेकिन उसके नए घर में एक अनजान देश, दूर अनजान देश, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वो वहाँ पे एक शादीशुदा जिंदगी जिएगी। एवलीन वहाँ पे वो शादीशुदा होगी और लोग उसे इज्जत देंगे, उसको रिस्पेक्ट करेंगे और उसको ऐसा ट्रीट नहीं करेंगे जैसे उसकी माँ को ट्रीट किया गया था यहाँ पे। लेकिन अभी वो 19 साल से भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन कभी कभी उसे अपने पिता के गुस्से से डर लगता था। उसके पिता बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे और शराब पी के तो उनका आपा ही खो जाता था, और उसे पता था, और उसके पिता के गुस्से ही की वजह से उसे पैल्पिटेशंस की बीमारी हो गई। पैल्पिटेशंस एक ऐसी बीमारी होती है, एक हार्ट प्रॉब्लम होती है जिसमें दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। और उसके साथ ऐसा तब होता था जब उसे डर लगता था कि अब उसके पिता गुस्सा होंगे, और हमेशा ऐसा होता था, उसके पिता बहुत गुस्सा होते थे और उसके हार्ट पैल्पिटेशंस जोर जोर से, उसका जो दिल है बहुत धड़कने लगता था। और उसके पिता अब उसे बहुत डराते थे और कहते थे कि वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ इतना थोड़ा बहुत जो अच्छा कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं उसकी मरी माँ की वजह से, और उनसे उसको एवलीन के लिए कोई भी उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। अब उसके एवलीन के पास तो कोई भी उसको बचाने वाला नहीं था, कोई भी नहीं था जो एवलीन की हिफाजत कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। अर्नेस्ट जो उसका बड़ा भाई था वो मर चुका था। हैरी जो चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस का काम करता था, वो हमेशा कंट्री में कहीं ना कहीं होता था और वो घर नहीं आता था। और इसके अलावा हर सैटरडे की रात हमेशा पैसों के चक्कर में झगड़े होते थे, और जिससे वो अब तंग आ चुकी है। हर सैटरडे उसको जो थी अपनी सारी पगार, क्योंकि पूरे हफ्ते की जो पगार थी, जितनी भी पगार वो कमाती थी, 7 शिलिंग्स, वो उसको अपने पिता को देनी पड़ती थी। और हैरी जो उसका भाई चर्च डेकोरेटिंग बिजनेस में काम करता था, वो भी अपने पिता को पैसे भेजा करता था जितने भी उस पर होते थे। लेकिन
मुसीबत तो ये है कि उसके पिता से उसको एवलीन को पैसे मांगने में बहुत दिक्कत होती थी। उसके पिता पैसे निकालते ही नहीं थे और उसके पिता तो कहते थे, एवलीन तुम तो सारे पैसे उड़ा देती हो, तुम्हें पैसों की कदर नहीं है, तुम तो बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हें नहीं पता कि पैसे किस तरह से कमाए जाते हैं, या फिर क्योंकि मैं अपनी हार्ड एंड मनी तुमको नहीं दे सकता कि ऐसे तुम स्ट्रीट पे, ऐसे तुम सड़क पे ऐसे फेंकती और खर्च करती फिरो। और बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब और ही बहुत ही कठोर बातें वो अपनी बेटी एवलीन को कहते थे, क्योंकि ज़्यादातर उसके पिता का जो मूड है सैटरडे को हमेशा ही ख़राब रहता था। और आखिर में क्या होता था, वो एवलीन के जो पिता है एवलीन को पैसे देते थे और फिर वो कहते थे कि क्या संडे का जो डिनर है उसके लिए तुमने कुछ सोचा है। फिर वो एवलीन को पैसे देते थे, फिर वो एवलीन बाजार जाती थी, मार्केट जाती थी और पूरे जो क्राउड होती थी उसको हटाते हटाते वो चीरते चीरते उनको जाती थी और दुकान से सामान खरीदती थी। फिर सामान पूरा भर के पूरा लाद के घर में आती थी और फिर पूरा वो बैठ के सारा सामान बनाती थी। और इसके अलावा उसे दो अपने जो छोटे बहन भाई थे उसका भी उन्हें ख्याल रखना पड़ता था। उसकी भी इंचार्ज वही थी, उन्हें स्कूल भेजना, उनकी मील्स का ध्यान रखना और भी बहुत सारी चीज़ें वो करती थी। इतना ज़्यादा हार्ड वर्क वो करती थी। लेकिन अब समय आ गया था इन सब चीज़ों को छोड़ने का। अब नई दुनिया एक्सप्लोर करना चाहती है, अपनी नई ज़िंदगी बिताना चाहती है फ्रैंक के साथ। फ्रैंक फ्रैंक एक बहुत दयालु, एक ओपन हार्टेड इंसान था, बहुत ज़्यादा काइंड था। और वो अब उसके साथ जाएगी और उसके साथ वो नाइट बोट पे बैठ के जाएगी और उससे वो शादी कर लेगी और उसकी अब वो वाइफ बन जाएगी। और वो फिर अपनी ज़िंदगी दोनों बिन्यूस एरीज में बिताएंगे, जो कि एक सिटी है अर्जेंटीना में, क्योंकि वहाँ पे एक घर है जो उसका इंतज़ार कर रहा है। और अभी भी उसे बहुत अच्छे से पता है, अभी भी उसे बहुत अच्छे से याद है पहली दफ़ा जब एवलीन ने फ्रैंक को देखा था। वो एक किराए के घर में रहता था मेन रोड में, जहाँ एवलीन आया जाया करती थी। वो गेट पे खड़ा रहता था और फिर वो एक दूसरे को पहचानने और जानने पहचानने लग गए। वो कभी कभी जो फ्रैंक था वो एवलीन से मिलने उसके स्टोर पे आया करता था और फिर वो हर शाम स्टोर के बाहर खड़ा रहता था उससे देखने, और वो फिर उसे घर भी छोड़ने आता था। और ये दोनों जो थे थिएटर भी गए थे बोहेमियन गर्ल देखने। और उसे तो बहुत ही खुशी हुई थी जब फ्रैंक ने उसे एक ऐसी अनकस्टम पार्ट, थिएटर का एक ऐसे पार्ट में बिठाया था जहां वो उसने पहले वो पार्ट कभी नहीं देखा था। एक ऐसी जगह पे बिठाया था जो उसके लिए बिल्कुल नया था। और लोग को पता चल गया था कि वो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं। और जो फ्रैंक था उसे प्यार से पॉपिंस बुलाता था। पहली पहली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था उसके लिए कि वो एक इंसान को जानती है और वो उसका इतना ख्याल रखता है, और ऐसा लगता है कि वो उसे पसंद करने लग गई थी। वो उसे जो फ्रैंक था वो एवलीन को दूर देशों की अलग अलग कहानियाँ सुनाया करता था। और क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ जगहें घूमी है, वो सारी घूमने की अपनी यात्राओं के बारे में एवलीन को बताया करता था कि वो कितनी कंट्रीज़ में घूमा है और उसने क्या क्या किया है। तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था सारे देशों की बातें जानने में। और हुआ क्या था, जो फ्रैंक था वो ब्यूज एरीज में गिर गया था, इसकी वजह से उसके पैर में चोट आ गई थी। इसलिए वो अपनी पुरानी कंट्री डबलिन में सिर्फ छुट्टियां बिताने आया था और थोड़ी आराम करने आया था। लेकिन जब एवलीन के पिता को एवलीन और फ्रैंक के बारे में पता चल गया तो उन्होंने एवलीन को उसके पास मिलने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, एवलीन के पिता ने कहा, मुझे पता है ये सेलर्स कैसे होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, इनका कुछ नहीं होता। और फिर एक दिन उसके पिता ने फ्रैंक के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो गया था। उस दिन से उसको अपने लवर से सीक्रेटली मिलना पड़ता था, यानी जो एवलीन थी अपने लवर फ्रैंक से छुप छुप के मिलती थी। जो शाम थी वो बहुत टाइम बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा था, रात होने वाली थी और गली में अंधेरा छा गया था। उसकी गोद पे दो लेटर्स रखे थे, एक हैरी के लिए और दूसरा उसके पिता के लिए। वो सोचती है कि उसके पिता अब काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, उसने देखा, और शायद उसके पिता उसे मिस करें, क्योंकि कभी कभी उसके पिता जो है काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं। थोड़े दिन पहले जब एवलीन थोड़ी सी बीमार थी तो उसके पिता ने उसको एक घोस्ट स्टोरी पढ़ के सुनाई थी और उसके लिए एक टोस्ट भी बनाया था फायर पे। और एक और दिन जब उसकी माँ जिंदा थी, वो याद करने लगती है वो पल जब उसकी माँ जिंदा थी और वो लोग पिकनिक पे गए थे। और उसे अभी भी याद है कि उसके पिता ने उसकी माँ का जो हैट है वो अपने पहन लिया था और फिर सब बच्चों को हंसाया था। तब उसके पिता कितने अच्छे थे, कितने हंसमुख थे। और लेकिन अब
समय एकदम उसके पास समय नहीं था। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा होने वाला था, रात होने वाली थी। वो अभी भी खिड़की पे बैठी थी और अपना सर खिड़की के कर्टन्स पे झुका रखा था। उसने उसने सोचा कि उसे एकदम से अपनी माँ की प्रॉमिस ख्याल आया कि उसने अपनी माँ से जो प्रॉमिस किया था उस रात जब वो मर रही थी, जिस रात उसकी माँ की मौत हो रही थी, वो मरने की कगार पे थी। तो उसकी माँ ने उससे एक प्रॉमिस लिया था। उसकी माँ ने कहा था कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इस घर को हमेशा संजो के रखोगी, हमेशा तुम इस घर का ख्याल रखोगी और सब लोगों की तुम हिफाजत करोगी, तुम सबका ख्याल रखोगी। और तुम मुझसे वादा करो, जब तक तुम इस घर का ख्याल रख सकते हो तुम तब तक इस घर का ख्याल रखोगी, मुझसे वादा करो। और उसे याद है कि उस रात उसने अपनी माँ से वादा किया था। और उसे याद है कि आखिरी रात जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी और पूरा जो डार्क रूम था वो काफ़ी अंधकार था, हॉल में भी डार्क था और बाहर एक अजीब सी हवा चल रही थी, जैसे दुख भरी हवा चल रही हो। और बहुत ही ज़्यादा उन लोगों को अजीब सा महसूस हो रहा था। आज भी उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसकी माँ ने कितने ज़्यादा सेक्रीफाइस की अपने हस्बैंड के लिए, लेकिन आखिर में वो पागल होके मरी और एक ऐसी बीमारी से मरी जो बहुत ही दर्दनाक थी। वो एकदम खड़ी हो गई। उसे एकदम ऐसा लग गया कि कहीं उसका भी हाल उसकी माँ की तरह ना हो, जैसे उसकी माँ ने अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह बिताई अपने हस्बैंड की प्रोटेक्शन, अपने हस्बैंड की सेवा में, लेकिन आखिर में उसे पागलपन और एक ऐसी बीमारी से उसको मौत मिली जिसका इलाज नहीं था। वो एकदम से खड़ी हो गई, एकदम से डर में, जैसे उसे एकदम से भय उसके अंदर से आ गया हो और उसने कहा एस्केप, मुझे भाग जाना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए, फ्रैंक मुझे बचाएगा और मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ और मैं दुखी क्यों रहूँ, मुझे भी तो खुश रहने का अधिकार है। और फिर वो स्टेशन पे गई, यानी वो वहाँ पे उस स्टेशन पे गई जहाँ पे बोट्स का स्टेशन था, जहाँ पे बहुत सारी बोट्स खड़ी हुई थी। और फ्रैंक ने उसका हाथ पकड़ा और वो उसे पता था कि फ्रैंक उससे कुछ कह रहा है उससे कान में, लेकिन उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। जो स्टेशन था वो पूरा सोल्जर से यानी सिपाहियों से भरा पड़ा था। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी उस स्टेशन पे। और जब डोर्स खुले, जो डोर्स लगे होते हैं वो पूरे डोर्स खुले, तो सामने दिख रहा था कि एक खूबसूरत सा पानी था, काला काला, क्योंकि रात हो चुकी थी। और चमकदार बोट्स थी जो कि बंद रखी थी और जाने को एकदम से तैयार थी। और उसने कोई भी जवाब नहीं दिया फ्रैंक की बातों का। और ऐसा लग रहा था कि उसे कुछ देना ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि उसके जो गाल है ठंडे पड़ गए हैं, एकदम पीले पड़ गए हैं और उसे एकदम से अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि ईश्वर उसको डायरेक्ट करे, ईश्वर उसे बताए कि उसे ज़िंदगी में क्या करना है, उसकी ड्यूटी क्या है। क्या उसकी ये ड्यूटी है कि वो चली जाए फ्रैंक के साथ, या उसकी वो ड्यूटी है कि वो अपनी सारी खुशियों को त्याग करके अपनी फैमिली की सेवा करे जैसे उसकी माँ करती आई है। जो बोट थी, जो उसने एक ज़ोर की सीटी बजाई और फिर वो आगे जाने लग गई। और फिर वो सोचने लग गई कि जो कल होगा वो शायद समुद्र में होगी फ्रैंक के साथ, और ब्यूज एरीज की तरफ वो आगे बढ़ रही होगी। वो सोचने लगती है कि उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी होगी। अब तो पैसेज यानी अब तो जो है बोट भी बुक हो गई है, उनके सब कुछ बुक्स हो गए हैं, टिकट्स भी बुक हो गए हैं। क्या वो अब वापस लौट जाए? क्या वो ये कर सकती है? और क्या वो उसको धोखा दे सकती है फ्रैंक को? उसने एवलीन के लिए इतना सब कुछ किया और वो इतनी परेशान होती है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। वो कुछ बोलना चाहती है लेकिन उसके जो होठ हैं कुछ बोल नहीं पाते और सिर्फ वो प्रार्थना करती है। दोबारा से बेल बजती है और उसका जो हार्ट है ऐसा लगता है जैसे कि वो एकदम फट जाएगा। एक अजीब सी उसे महसूस होती है कशिश। और फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है और उसको कह रहा है आ जाओ आ जाओ। और जितने भी समुद्र थे, जैसा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसके साथ क्या होगा, और वो कह रहा था कि प्लीज चलो चलो। और ऐसा लग रहा था कि वो दोनों हाथों से, उसने क्या किया, एवलीन ने एक आयरन की रेलिंग थी यानी एक आयरन का पोल था, उसने दोनों हाथों से कस के पकड़ लिया। और जो
फ्रैंक था वो चिल्लाता रहा, आ जाओ आ जाओ, और एवलीन जोर से बोलती रही, नो नो, ये मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं हो सकता। और उसने आयरन बहुत जोर से पड़ा था और वो दूर से आवाज़ आने लग गई, एवी, एवलीन, एवी। और वो चिल्ला रहा था और उसे वो हाथों के इशारे से बुला रहा था कि आओ आओ, लेकिन उसका जो चेहरा था बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और वो कुछ ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल एक हेल्पलेस क्रिएचर है, वो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और उसकी आंखें तो ऐसा लग रहा था वो फ्रैंक को देख रही है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो इस इंसान को जानती ही नहीं कि ये इंसान कौन है। ना तो उसकी आंखों में प्यार था, ना ही फेयरवेल था, ना ही वो उसको विदा कर पाई प्यार से, और ना ही ऐसा लग रहा था कि वो उसे पहचान रही है। एंड यहाँ पे हमारी जो कहानी है वो खत्म होती है। तो एट द एंड हमें क्या पता चलता है कि एवलीन बहुत ज़्यादा, उसने इतनी करेज नहीं दिखा पाई, वो उतनी ज़्यादा बहादुरी नहीं दिखा पाई, और आखिर में उसने क्या करा, उसी ज़िंदगी को चुना जो ज़िंदगी उसकी माँ ने चुनी थी, यानी उस ज़िंदगी में जिसमें उसने अपनी खुशियाँ सारी तार तार कर दी, खुशियों को उसने जाने दिया, और उसने क्या फ़ैसला लिया कि वो अपनी फैमिली के साथ रहेगी, उनकी ही देखभाल करेगी। और क्योंकि मुझे लगता है उसे डर था, उसे ये डर था कि शायद हो सकता है, उसे पहली बात तो भरोसा था फ्रैंक पे, पर उसे ये भी भरोसा नहीं था, वो जानती थी कि फ्रैंक अच्छा है, लेकिन हो सकता था कि फ्रैंक भी ऐसा निकलता है जैसे उसके पिता है, तो वो क्या करती। तब तो उसके पास कोई भी चारा नहीं था, फिर भी क्या पता उसकी वैसी ही जिंदगी होती जैसे उसकी माँ ने झेली है। तो शायद इसलिए वो आगे नहीं जा पाई। और दूसरी बात, उसको अपनी माँ की जो याद थी, माँ का जो वादा था जो उसने अपनी माँ से किया था कि वो अपनी फैमिली को हमेशा, उसकी अपनी फैमिली की वो सेवा करेगी, शायद वो अब इस वादे की वजह से नहीं जा पाई और करेज नहीं जुटा पाई, वो स्पिरिट नहीं जुटा पाई जो उसे करनी चाहिए थी, और अपनी खुशी के लिए, मतलब वो अपनी खुशियों के लिए खुद ही नहीं उठ पाई, और उसने वो हिम्मत नहीं दिखाई, और आखिर में वो हार मान ली कि नहीं, अब यही मेरा फेट है और यही मुझे करना है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो, मैंने अच्छे से समझाई हो आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, मैंने बहुत मेहनत की है समझाने में, तो आप वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और मैं बाकी जल्दी ही क्लास 12 की जल्दी स्टोरीज में अपलोड कर दूंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।